जितने डाउट हो दिल खोल के ले आना, ठीक है। जैसे अभी ये पर्चियों पे लिखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगे। जो किसी टाइम पे मैं क्लासेस लेता था तो क्लास में 200 250 पर्चियां आ जाती थी, बट अब आज के टाइम में ऐसे होता है 2 ही आती हैं, या 1 आती है, या 4 आती है। या तो आज के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, जिसके डाउट नहीं आ रहे, इसका सिंपल सा मतलब है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे बहुत कुछ आता है। लोगों को लगता है जब डाउट नहीं आ रहे यानी कि इसको बहुत कुछ आता है, ये कभी भी नहीं होता। क्योंकि आज तक मेरे डाउट आ रहे हैं तो तुम्हारे कैसे खत्म हो गए, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो आपका लाइफ में बेस्ट सब्जेक्ट होगा ना, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखना होगा। तो जो खराब होगा तो उसका तो सोच ही लो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं बहुत बार इंटरव्यूज लेता हूं टीचर्स के, जब हमें किसी को जॉब देनी होती है और टीचर्स के इंटरव्यू लेने होते हैं, और कोई मेरे पास ऐसा आता है जो कहता है, मैं पूछता हूं आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो सर सब आता है। जब मैं सुनता हूं ना सब आता है, मैं सोचता हूं 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और मेरे से जब कोई पूछता है आपका बेस्ट टॉपिक कौन सा है, तो भी मुझे डर लगता है कि भाई इसमें भी फंस सकते हैं, और ये कह रहा है सब आता है। फिर मैं उससे हर टॉपिक में उसे कहता हूं जो टॉपिक तुझे आता है एक एक करके बताता है। जब मैं उससे पूछता हूं, जब उससे पहला भी नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, तीसरा भी नहीं होता, चौथा भी नहीं होता, उसके बाद कह देता है मुझे नहीं आता, ठीक है। क्योंकि सब किसी को आ ही नहीं सकता। सब तो छोड़ दो, किसी एक टॉपिक की भी मास्टरी नहीं हो सकती। कोई मुझे बोल दे ना क्रमचे संचय मुझे आता है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर किसी को इसकी सुपर मास्टरी करनी है तो हो सकता है 2-2.5 महीने से यही टॉपिक पढ़े हो, और जब वो 2.5 महीने पढ़ लेगा ना तो उसे रियलाइज होगा मुझे कम आता है। क्योंकि तुम्हें कम आता है या ज्यादा आता है ये भी तुम तब डिसाइड कर पाओगे जब तुम्हें आता है। क्योंकि जो जितना सीखता जाएगा ना उसे रियलाइज होगा मुझे उतना कम आता है, क्योंकि उसी को पता चलता है चैप्टर की डेप्थ कितनी है। और जिनको लगने लगता है मुझे बहुत आ गया, वो कभी आया नहीं होता। तो पढ़ो और डाउट इकट्ठे करो, ठीक है। सो डाउट सेशन रखेंगे, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी बुक में कई लोगों की बुक्स में मार्क कर चुका हूं, फिर भी लोग लाते हैं बुक्स, ठीक है। बट मैंने सोचा एनसीईआरटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर आपको स्क्रीन पर सारी एनसीईआरटी दिखा दूंगा और यहीं पे बात कर लेंगे कि कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी का अगर किसी को पूछना है, और क्वेश्चन के डाउट्स की हम बात करेंगे। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। अब जैसे देखो अभी ये 2 कुछ डाउट आए हुए, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी पहले हम इसको पढ़ते हैं, बट एंड में एक बार इन डाउट्स को भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले टॉपिक करना जरूरी है, ठीक है। वरना ये जिनके भी 2 डाउट्स हैं ये संभाल लेना, 2 दिन बाद डाउट्स करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा हो कि मुझे आज नहीं आते ये 2 क्वेश्चन, तो क्लास के बाद मेरे से पूछ सकता, आते हैं मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे आते हैं और मैं कह रहा हूं अभी नहीं बाद में पूछना, तो क्लास के बाद पूछ सकते हो। क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद कर लेंगे। और ये देखो मैं पढ़ नहीं रहा, ऐसे बंद कर दिया बस, ठीक है। किसी को लगे पढ़ रहा होगा अभी कर लेगा, ठीक है। क्लास के बाद पूछ सकते हो जिनके भी डाउट्स हैं, ठीक है। अभी टॉपिक समझते हैं। ये टॉपिक है क्रमचय संचय। अब पहली बात, अगर कोई मेरे से बोले कि ये जो टॉपिक का नाम रखा गया क्रमचय संचय, अगर मुझे टॉपिक का नाम रखना हो ना तो मैं टॉपिक का नाम रखता काउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि गिनने के क्या तरीके होने चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर गिनने के ऊपर है कि आप गिनते कैसे हो, ठीक है। और सीसैट जो पूछता है वो क्रमचय संचय से ज्यादा पूछता है गिनने वाले क्वेश्चन। अब हो सकता है उसमें क्रमचय संचय लगे, हो सकता है उसमें ना लगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कुछ ऐसा टॉपिक है, जरा देखो, बात हो रही है काउंटिंग की, यानी कि कुछ ना कुछ गिनने की, कुछ ना कुछ गिनने की बात हो रही है। अब गिनने में कई तरीके आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं आपको बोलूं एक रो में 15 बच्चे बैठे हैं और इस कमरे में 20 रोज है। एक रो में कितने बच्चे? 15 और 20 रोज है। अब अगर मैं आपको बोलूं क्लास में कितने बच्चे हैं? 300। अब हो सकता था कोई ऐसे गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 30, वो भी गिन रहा है। पर किसी ने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं गिनते, हर रो में 15 है तो 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 कितनी बार? 20 बार। और किसी ने सोचा बार बार जोड़ने को ही तो गुणा कहते हैं। भाई मल्टीप्लीकेशन क्या है?
मल्टीप्लीकेशन है रिपीटेड एडिशन, ठीक है, जो आप बार बार जोड़ रहे हो उसी को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अगर मैं बोल दो, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने बेटे को टेबल्स याद करवाए, मैंने उसे कहा टेबल्स याद कर, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, देखो कैसे चीज आती है। अब मैंने उसे टेबल्स याद कराए, उसे टेबल याद कर लिए। अब जब उसे टेबल याद कर लिया, मैंने देखा इसको टेबल तो अच्छे से आ गए। अब एक दिन मैंने उससे पूछा 7 जमा 7 जमा 7, तो मेरा बेटा कह रहा है 7 जमा 7 14, 14 के बाद 7 जोड़ रहा है, कह रहा है 21। अब मैंने उसे बोला जब तू 7 जमा 7 जमा 7 कर रहा है, यानी कि 7 7 7 कितनी बार जोड़ा, तो मैंने कहा ये 7 into 3 तो था। फिर कहा हाँ पापा ये तो बढ़िया बात है। अब उसे समझ आ गया। अब मैं उसे 8 + 8 + 8, अब वो नहीं जोड़ा, कह रहे 8 3 24, उसको पता है ये 8 3 हो गया। जब मैंने उसे बोला 9 जमा 9, अब उसे होता है 9 2 ये समझ गया कि ये जो बार बार जोड़ना है ये क्या है, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली जो पहले वो जोड़ ही रहा था, क्योंकि उसको ये बात पता ही नहीं थी। अब उसने टेबल याद कर लिया, उसको क्या पता टेबल कुछ और होता है, एडिशन कुछ और होती है, उसको तो लग रहा है दुनिया के 2 अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। बट जब उसे ये बात समझ आई कि 8 into 3 का एक्चुअल मतलब क्या है, 8 जमा 8 जमा 8, ठीक है। तो काउंटिंग में ऐसा भी होता है। आप देखो एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल किताबों में, समांतर श्रेणी। अगर मैं एक क्वेश्चन बोल दूं 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, तो इस काम को आसान करता है समांतर श्रेणी। ऐसे एक चैप्टर होता है गुणोत्तर श्रेणी, तो वो भी आपको गिनने में हेल्प करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एपीजीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हो सकता है हरात्मक श्रेणी भी हो, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट ये भी कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है, काउंटिंग का, ठीक है। और काउंट करने के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। जैसे मैंने एक बार आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि 1 रुपए की एक सेंटा फ्रेश है। मैंने आपको बोला किसी दुकान वाले ने ऑफर निकाला कि भाई 3 खाली लिफाफे दोगे तो 1 सेंटा फ्रेश मिल जाएगी। अब आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में ज्यादा से ज्यादा कितनी सेंटा फ्रेश खरीदी जा सकती है, 100 रुपए में ज्यादा से ज्यादा कितनी सेंटा फ्रेश खरीदी जा सकती है। अब 1 रुपए की 1 सेंटा फ्रेश, तो मैंने आपको बोला 100 रुपए में ज्यादा से ज्यादा कितनी खरीदी जा सकती है। कंडीशन ये दी गई कि अगर दुकानदार को 3 खाली लिफाफे भी देते हो तो वो 1 सेंटा फ्रेश और देता। अब ये गिनने पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये क्रमचय संचय का, इसमें कुछ क्रमचय नहीं लगेगा, कुछ संचय नहीं लगेगा, बट गिनने की बात हो रही है। भाई अगर मैं बोलूं 100 रुपए थे, पहले मैंने 100 रुपए दिए, कितनी सेंटा फ्रेश आ गई, 100। 99 जो लिफाफे थे, एक लिफाफा मैंने अभी अलग कर लिया और बाकी 99 लिफाफे दुकानदार को दे दिए, तो कितनी सेंटा फ्रेश हो रही, 33। अब इन 33 लिफाफों से भी 11 सेंटा फ्रेश, अब इसके भी 11 लिफाफे, एक मैंने ये वाला भी ले लिया, कितने हो गए, 12 लिफाफे। 12 लिफाफे से कितनी, अब इसके भी 4 लिफाफे, जिनमें से एक लिफाफा मैंने अलग रख लिया, कितने, 3 दुकानदार को दिए। अब इसका भी 1 लिफाफा, तो अभी कितने लिफाफे हैं, तो इतनी सेंटा फ्रेश आ गई, तो जोड़ लिया। सो कितना है, सो ये भी क्वेश्चन किसका है, काउंटिंग का, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे अभी एक बच्चे ने मेरे से शायद मॉक टेस्ट का कुछ क्वेश्चन पूछा कि यूपीएससी का कुछ मॉक टेस्ट दिया है सबने, कुछ एक मॉक टेस्ट था शायद, हाँ आपने पूछा था, कौन सा मॉक टेस्ट है, तो वो तुम्हें मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, बाकियों को टेस्ट अलग से खरीदने पड़ते हैं। अच्छा परचेज वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, कई लोग ना पढ़ते रह जाते हैं जिंदगी भर, टेस्ट नहीं देते, ठीक है। और मैं आपको बता दूं टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने से भी। हाँ, अरे पहली बार दो, अब कई लोग कहते हैं हम पहली बार दे रहे हैं, क्या 10वीं बार में निकालोगे, आप सोचो आपकी थॉट ही है, आप बोलते पहली बार दे रहा हूं, ये बड़ा अजीब सा आंसर लगता है मुझे, कहते पहली बार दे रहा हूं, 7-8 साल बाद निकालेगा, क्यों पहली बार ही क्यों अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हम। मैं आपको बोला तो लाइफ में जो तैयारी पहली बार होती है ना, वो जितनी अच्छे से होगी उतनी अच्छे से चौथी बार नहीं होगी। आप सोचो जब स्कूल में कोई जाता होगा, 3rd क्लास में एडमिशन, मेरा बेटा भी 3rd में आया, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं, आप सोचो मैं 3rd की बात कर रहा हूं, आता है, और तुमने भी स्कूलिंग अपनी पास करी हो, हर साल नई किताबें आती थी, क्रेज होता है शायद। मैं आपको तो मेरा बेटा 3rd में जा रहा है, अब मैंने देखा मेरी कजन है, उसका बेटा 2nd क्लास में, अब मैं उस दिन उसको देख रहा था, वो अपना ना सारी किताबें उठा के
मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, वो सेकंड फ्लोर पे रहते, तो ना सारी किताबें उठा के ऊपर जा रहा था। मैंने उसे कहा इतनी भारी किताबें, तेरे से ज्यादा तो तेरी किताबें भारी है। और उसकी जो मम्मी है वो उसे पता क्या कह रही है, रुक जा यहीं रख दे किताबें, मैं उठा लूंगी। बट वो कह रहा है नहीं मैं ही उठाऊंगा। क्रेज है ना, नई नई किताबें आई हैं, वो हमें भी पता 2 दिन ही रहेगा। जैसे हम भी हर साल सोचते हैं इस साल बढ़ेंगे, पढ़ते हम किसी साल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला थॉट ही गलत है कि भाई पहली बार दे रहे। ठीक है, हो सकता है किसी ने 5 साल बाद असली अटेम्प्ट देना है, तब बात अलग है, तब मैं मान सकता हूं कि आपका अभी उतना शायद फोकस ना हो। ठीक है, बट अगर किसी ने मान लो 2 साल का ही टारगेट रखा है तो उसका पहला अटेम्प्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मत सोचो कि मेरे को चलो 2 साल बाद देना है, 2 साल वाला टारगेट है तो पहला अटेम्प्ट भी क्यों खराब कर रहे हो। मेरा सिंपल ये कहना है टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक बार एक बच्चे ने वैसे पूछा सर मॉक टेस्ट कब देने चाहिए, एक बच्चे का क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं ऐसे जनरल क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो आप बताना कब देने चाहिए मॉक टेस्ट। जो मैंने क्लास में पूछा तो अलग अलग आंसर है। एक कहता है सर शुरू से ही देने चाहिए, दूसरा कहता है नहीं सर शुरू से नहीं देने चाहिए, नंबर ही 2 आ जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक कहता है सर तब देने चाहिए जब आधा कोर्स हो जाए। ठीक है, मैंने कहा क्यों, कहता है इसलिए सर आधा हो जाता है, कुछ कुछ तो आता होता है। ठीक है, एक कहता है सर तब देना चाहिए जब 70-80% हो चुका हो। ठीक है, हर किसी का अपना अपना थॉट है, मेरा मानना है आज से ही देने चाहिए। बहुत अच्छा है, जब कुछ नहीं आता तब तो पता चले अपना लेवल क्या है। एक मूवी आई थी सुल्तान, सलमान खान की, आपने अगर उस मूवी को देखो, वो कहता है मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है और लड़ने जाता है और मार खा के आता है, तो कहते तू क्या जीतेगा चैंपियनशिप। ठीक है, तू तो इनसे पिट के आ रहा है, कह रहा मैं अपनी औकात ही तो पता करने गया था कि आज मेरा लेवल क्या है, मुझे चैंपियनशिप तो 1 साल बाद जीतनी है, पर आज अपना लेवल तो देख लूं कि मैं लोकल रेसलर से पिट रहा हूं या लोकल अखाड़े वाले लोगों से पिट रहा हूं, तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप तक कहां पहुंचूंगा। मेरा ये कहना उस मूवी से ये एक मैसेज समझ आता है कि यू शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, कुछ नहीं आता होगा। अब जैसे मैंने कल प्रायिकता पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने कहा सर प्रायिकता के 7-8 सवाल थे, मेरे से तो 1-2 ही हुए। चलो उसने देखे तो सही, पता तो चला मेरे से 2 रहे, अपने बैठे हुए तो देख ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं प्रायिकता से आए कितने आज तक। तो अच्छा है कम से कम उसने देखे। अब डाउट सेशन में वो लेके आए, हम डिस्कस करेंगे उसको, मतलब अगर लेके ही नहीं आओगे तो हम बात क्या करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट गिविंग टेस्ट, एटलीस्ट पता चलेगा आपको कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज अपनी जगह होती है, पेपर अटेम्प्ट करना अलग। और मेरे से कभी भी कोई पूछता है ना तो मैं कहता हूं मेरे को आता कम है, नंबर मेरे बहुत आते हैं, और मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं नंबर आने चाहिए, नॉलेज तो दूसरे को होने दो। बहुत सारे लोग ज्ञानी बैठे हैं, बट मेरे को पता नंबर मैं सही ले लेता हूं, क्योंकि नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वो आपको नंबर पे रैंकिंग दे रहे। ठीक है, आपकी नॉलेज पे नहीं दे। सो काउंटिंग में जब हम बात करते हैं, काउंटिंग के बहुत सारे तरीके, जिनमें से एक क्रमचय संचय भी है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो काउंटिंग के होंगे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, हम बात करेंगे काउंटिंग की, क्योंकि सीसैट काउंटिंग पूछता है। उसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में क्रमचय संचय लगता है, इसीलिए हम क्रमचय संचय की बात करते हैं। बट हमारा डोमेन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हमें वाइडर सोचना है। कुछ भी सवाल काउंटिंग से आ जाएगा तो हम रेडी रहने चाहिए। ठीक है, हमने जो बेसिक मैथ्स पढ़ा उसके बेसिस पर हम काउंट कर पाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक सवाल की बात करता हूं, अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना और आंसर बताना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं आपको बोलता हूं, एक मेरे पास यहां बैग पड़ा है, उसमें कुछ सॉक्स हैं, 10 ब्लैक कलर की सॉक्स है और 10 ब्राउन कलर की सॉक्स है। टोटल कितनी है, यानी 10 ब्लैक मतलब एक एक पैर वाली, तो 10 पैर की है, 10 पैर की है, टोटल 20 सॉक्स है। यानी कि पेयर की बात करूं तो कितने पेयर है, 10 पेयर है, सॉक्स 20 है। अब क्वेश्चन ये है, मैं बिना देखे उस बैग में से सॉक्स निकाल रहा हूं, मिनिमम कितनी सॉक्स निकालूं कि गारंटी से मेरा सेम कलर का एक पेयर बन जाए। और मान लो मेरे को किसी फंक्शन में जाना है, सेमिनार था, मान लो मेरे को सेमिनार में जाना, सेम कलर की पहननी, ऐसा तो करूंगा नहीं, एक में ब्लैक एक में ब्राउन। तो क्वेश्चन है मिनिमम कितनी सॉक्स निकालूं बिना देखे कि गारंटी से मेरा पेयर बन जाए और मैं फंक्शन में जा पाऊं। जिन जिन का आंसर आ रहा है एक बार 11, किसका 11 था, ठीक है आपका 11 है,
ठीक है, कैसे 11? अच्छा एक बात, तो पहली कौन सी निकली? कोई बोलना, कोई भी। पहली ब्लैक निकली, दूसरी? जब ब्लैक निकलेगी तो पेयर बन गया, चले जाओ। 11 क्यों निकालोगे? आप सोचो, ये कह रहे 11 सॉक्स निकालनी है, पहली कौन सी निकली? ब्लैक। दूसरी भी कह रहे हैं ब्लैक निकलेगी, तो 2 में ही हो गया। तुमने 11 क्यों निकाली? 3। करेक्ट आंसर है 3। क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं ना, हमेशा सोचा करो वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसको बोलते हैं मान लो आपकी जिंदगी में किस्मत सबसे खराब है, हमें लगता है ना हमारी खराब है, ठीक है, तो वही मान लिया करो। अब पहली सॉक्स तुमने निकाली, ब्लैक आई। दूसरी सॉक्स तुम्हें चाहिए ब्लैक ही थी, पर तुम्हारी तो किस्मत खराब है, कौन सी निकलेगी? ब्राउन। तीसरी, जितनी मर्जी किस्मत खराब निकलेगी तो ब्लैक और ब्राउन में से ही, और जो भी निकलेगी पेयर बन जाएगा, पहन के चले जाओगे। तो कितनी निकालनी पड़ेगी? यानी कि 3 सॉक्स में गारंटी है कि पेयर बन जाएगा। समझ आया? ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है सी सेट का। अभी आपको दिखाऊंगा क्या सी सेट ने पूछा, पर पहले बेस बना लो। 10 ब्लैक सॉक्स, 10 ब्राउन सॉक्स, टोटल कितनी सॉक्स हो गई? 20। अब बोलो तो बिना देखे कितनी निकालूं कि गारंटी से पेयर बन जाए? तो आपको ऐसे सोचना है, मैंने पहले निकाली ब्लैक, अब दूसरी ब्लैक नहीं निकलेगी, दूसरी कौन सी निकली? ब्राउन। तीसरी में तो पक्का पेयर बने। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं आप इसे क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर बताना, और कोई नहीं बोलेगा, सब अपना अपना आंसर सोच लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे। मुझे सेमिनार में जाना है, बट मेरे को ब्लैक पेयर ही पहनना है। मैंने सोचा कि मेरे को ब्लैक ही पहनना, और कोई नहीं, ब्राउन पेयर मुझे पसंद नहीं है, मेरे को ब्लैक ही पहनना। अब मुझे बताओ कितनी सॉक्स मुझे गारंटी से निकालनी पड़ेगी कि मेरा ब्लैक पेयर बन जाए और मैं ब्लैक पेयर फंक्शन में पहन के चला जाऊं? कितनी सॉक्स निकालनी पड़ेंगी? डर क्यों रहे हो? बोलो, गलत हुआ तो क्या हुआ? मैंने इस चैप्टर में इतने गलत करे हैं जितने सही नहीं करे थे जब पहली बार सीखा था, बट मैं तभी चैप्टर को ज्यादा अच्छे से सीख पाया, क्योंकि मैंने सीख लिया गलत आंसर भी क्या क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर है इनका 12, क्योंकि चाहिए कौन सा पेयर? ब्लैक। किस्मत तो हमारी खराब है, तो कौन सी निकलेगी? ब्राउन। ब्राउन ब्राउन ब्राउन, कितनी ब्राउन निकल गई? 10। अब तो क्या निकलेगी? 11। फिर कौन सी? तो 12। बिल्कुल सही। देखो, अगर एनी पेयर तो आंसर था 3, बट जब मैंने बोला ब्लैक पेयर तो आंसर क्या हुआ? 12। समझ आया है सबको? किसी को कोई डाउट? ये दोनों बात समझ आ गए? चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो मेरे पास एक बैग है जिसमें रेड बॉल है 40, ग्रीन है 100, ब्लू है 50। अब एक बैग में बॉल्स पड़ी हैं, कितनी बॉल्स हो गई टोटल? 190। अब एक बैग में 190 बॉलें पड़ी हैं, 40 रेड, ग्रीन 100, ब्लू 50। मुझे बिना देखे बॉल्स निकालनी है। क्वेश्चन ये है, मैं मिनिमम कितनी बॉल्स निकालूं, मिनिमम कितनी बॉल्स निकालूं कि तीनों एक एक रंग की जरूर आ जाए? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जिसको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस हो हाथ खड़ा कर देना, फिर डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है? एक बैग में कितनी बॉल्स पड़ी है? 190, 40 लाल, 100 ग्रीन, 50 ब्लू। कुछ नोट वोट नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट में लिखना हो तो लिख लो बस। क्वेश्चन है, मिनिमम कितनी बॉल्स निकालूं कि गारंटी से एटलीस्ट 1 ऑफ ईच कलर, सारी कम से कम एक रंग की जरूर आए, यानी कि हर कलर मेरे पास आ जाना चाहिए, यानी कि हर रंग की एक आनी चाहिए, कम से कम एक लाल जरूर आनी चाहिए, एक हरी जरूर आनी चाहिए और एक नीली जरूर आनी चाहिए। तो कितनी बॉल्स निकालनी पड़ेगी? जो भी जिसको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस हो आप करेगा तो अपने आप में पूछ लूंगा जैसे पूछना, ठीक है? और जब तक पूछा ना जाए तो आंसर मत बोलो, तुम्हें पूछने और तुम गलत बोलो तो बड़ा खराब है। वेट करा करो जिससे पूछा जाए, ठीक है? आप पीछे की जनाब, ठीक है? तो आंसर क्या हुआ? बिल्कुल सही। इन्होंने क्या बोला? क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सी है? हरी। भाई पहली इन्होंने कहा हरी आ गई, अब मुझे चाहिए कौन सी थी? हरी तो आ ही गई है, मुझे चाहिए कौन सी? लाल और नीली। बट मेरी तो किस्मत खराब है, हर बार क्या निकलेगा? हरा हरा हरा। कितनी हरी निकल गई? फिर उन्होंने कहा 50 की 50 क्या निकलेंगी? 150 में भी अभी तीनों नहीं पूरे हुए, बची कौन सी है? तो उसमें से तो निकलेगी, यानी कि कितनी? सो इसका आंसर क्या हो गया? समझ आया है सबको? किसी को कोई डाउट?
ये समझ आ गया? आंसर 151। अब कई लोग पता क्या करते हैं, वो कहते हैं 50 ये निकल गई, 40 ये निकल गई और एक ये, तो वो तो 91 हो गया। बट वो कह रहा है गारंटी होनी चाहिए, हो सकता है 91 की 91 कौन सी निकल जाती, तो हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा वाली। समझ आया ये सबको? जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं 2 लीटर की, आपने देखा एक कोक की बोतल या थम्सअप की बोतल, मान लेते हैं 2 लीटर की एक थम्सअप की बोतल है 100 रुपए की मार्केट में। थम्सअप वालों को पता है कि गर्मी आ रही है, लोग ठंडा पिएंगे, ठीक है, और कुछ लोग हमारे खिलाफ एडवर्टाइजमेंट करते हैं गन्ने का जूस पिए, थम्सअप ना पिए, ठीक है। तो थम्सअप वालों ने क्या करा, मान लो 2 लीटर की थम्सअप 100 रुपए वाली जो है, उन्होंने बोला कि जब आप थम्सअप की बोतल खरीदोगे तो उसकी कैप में कोड होगा, ठीक है। अब उस कोड में टी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है, और एस भी हो सकता है। थम्स भी लिख लो, ठीक है, ऐसे कुछ। जिसके पास ये 6 लेटर इकट्ठे हो गए उसका लगेगा जैकपॉट, और उसको हम देंगे 51 लाख रुपए का प्राइस, जिसके पास ये 6 लेटर इकट्ठे हो गए। अब जब उन्होंने बॉटल्स बनाई थी तो उन्होंने मान लो टी जो है 3 लाख बॉटल पे लिखवा दिया, एच जो है 7 लाख बॉटल पे लिखवाया, यू जो है 1 लाख बॉटल पे लिखवाया, एम जो है 2 ही बॉटल पे लिखवाया, बी जो है 10 लाख बॉटल पे लगवाया, और एस जो है सपोज 5 लाख बॉटल पे लिखवाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको जैकपॉट चाहिए तो कम से कम कितनी बोतलें खरीदनी पड़ेंगी जिसमें गारंटी से आपका जैकपॉट लगे, तो ज्यादा से शुरू करेंगे। कितनी? 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। कितनी हो गई? 10, 7, 17, 5, 22, 3, 25 और 1। अब खरीदोगे तो आएगा ही आएगा, तो यानी कि 26 लाख एक बोतल, तब जाके गारंटी है। अब कोई क्वेश्चन, मैंने तो 6 खरीदे, 6 आ गए, भाई तू बात अलग है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली खरीदी टी आ गया, अगले में एच आ गया, फिर यू आ गया, फिर बी एम आ गया, बी आ गया, एस आ गया। हो सकता है तो उस कंपनी का मालिक का बेटा ही हो, तो तेरा आ सकता है, ठीक है, बट वैसे गारंटी जो है वो इसमें, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको मैक्सिमम से शुरू करें। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करता और फिर हम आते हैं सी साइड के क्वेश्चन पे कि क्या आया था, जरा सोचना और आंसर बताना। क्वेश्चन है, एक बैग में रेड बॉल्स है सपोज 50, ग्रीन है 30, और सपोज येलो है 20। अब बोल रहा है मिनिमम कितनी बॉल्स निकालूं कि कोई ना कोई मतलब एक रंग का जोड़ा बन जाए, यानी कि या तो लाल का जोड़ा बन जाए, या हरे का जोड़ा बन जाए, या येलो का जोड़ा बन जाए, मतलब पेयर बनना चाहिए, ठीक है। सो मिनिमम कितनी बॉल्स निकाली जाए कि किसी ना किसी रंग का जोड़ा बन जाए। आंसर क्या होगा? देखो जब कोई आंसर बोलता है ना, हाथ खड़ा करते, अगर ऐसे पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, ठीक है। जिन जिन को अपने आंसर होगा कितनी? 52। अच्छा बताओ पहली कौन सी निकली? पहली रेड निकाली, दूसरी टोटल 50 निकालेंगे। अच्छा पहली कौन सी निकली? कोई भी बोल दो, जो तुम्हारी मान लो, जो जो तुम कहना चाहते हो वही मान लेते हैं। रेड निकली, पहली रेड आ गई, दूसरी हाँ येलो आ गई, तीसरी ग्रीन आ गई, अब चौथी, चौथी निकालते ही जोड़ा नहीं बन जाएगा? मैंने ये थोड़ा बोला रेड जोड़ा बनाना, ये तुम्हारे मन में चल रहा होगा। कई बार ऐसा होता है, पेपर सेटर पूछ कुछ और रहा है, हमारे मन में, अब मैं पूछ रहा हूं कोई भी जोड़ा बन जाए, कह रहा है मुझे लग रहा है रेड जोड़ा चाहिए। अगर रेड जोड़ा चाहिए था तो आपको ये बोलना ही नहीं चाहिए कि पहली रेड निकलेगी। तुम्हारे मन में रेड जोड़ा चल रहा था तो भी तुम गलत हो मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारे मन में रेड चल रहा था तो पहले कौन सी निकालो? ग्रीन है येलो में से, और वो भी ज्यादा वाली कौन सी? अगर तुम्हारे मन में अब देखो इनका सवाल है रेड जोड़ा अगर आ जाए तब आंसर क्या होता? 30 गेंदे ये, 20 गेंदे ये, 50 और 2 यहां, तब आंसर 52 होता। बट अगर कोई भी जोड़ा बोला गया तो कितनी होंगी? 3 ये निकलेगी। अब चौथी कोई भी निकालोगे, इन्हीं में से तो निकलेगी, तो आंसर है व्हाट? ये समझ आ गई बात? ठीक है।
अब आपने अभी एक क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन, उनमें से मैंने कहा था एक पूछ लेना अभी, हाँ, देना है वो अगर पेपर, तो एक बारी पेपर पास कर दो, क्वेश्चन देखते हैं एक बारी फटाफट, ठीक है। और जब आप सी सेट में देखोगे तो सेम इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो वो करेंगे, पहले बार हम बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख ले। एक कुछ क्वेश्चन आया हुआ है तो समझते हैं। एक 16 था, एक और भी था ना, ये तो अभी बाद में होना, एक और था, ठीक है ठीक है। कुछ कोई लिखेगा नहीं, मुझे ओरली आंसर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट सीखा, ओरली कर पा रहे हो। क्वेश्चन है, एक थैले में 20 गेंदे हैं, अब वो लिख रहा 8 है हरी, 8 है ग्रीन, 7 है व्हाइट और 5 है लाल। जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कह रहे एक थैले में 20 गेंदे हैं, 8 गेंदे हरी हैं, 7 सफेद हैं, 5 लाल है। आंख बंद कर थैले में से न्यूनतम कितनी गेंदें निकालना आवश्यक है जिससे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकली हो। मुझे हर कलर की कम से कम एक गेंद चाहिए, तो कितनी गेंद निकालनी पड़ेगी? अभी मैंने तो बताया था, स्टार्ट किससे करेंगे? ज्यादा वाले से। आंसर अब सोचो, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आया होता, मुझे नहीं लगता वो 15 सेकंड से ज्यादा भी लेगा पढ़ने के बाद। अदरवाइज आधों के लिए होगा, पता नहीं क्रमचय आया है या संचय आया है, ना ये क्रमचय और ना ये सिंपल काउंट ही है, कॉमन सेंस है, ठीक है। और ये सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में भी आया। और सोचो, जो भी मॉक टेस्ट बनाता होगा, मैं इसलिए कहता हूं कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको होता है, मेरे को आज की डेट में कभी कोई एग्जाम देना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदूंगा, मैं कभी कोर्स नहीं खरीदूंगा, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदूंगा। अगर बाय चांस मेरे को कोर्स खरीदना पड़ा बात अलग है, बट अगर एक ही चीज मुझे खरीदनी है तो मैं क्या खरीदूंगा? टेस्ट सीरीज। मान लो मेरे पास पैसे कम है, टाइम भी कम है, यहां पे आधे लोग ऐसे हैं ना, टाइम भी कम है, पढ़ते भी कम है। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं आपकी लाइव क्लास नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। मैंने कहा क्यों करता भाई रिकॉर्डिंग? सर लाइव में ना समझ नहीं आता, तेज तेज पढ़ाते हो, तो मैं अपना समय बचाता हूं, मैं घर जाके रिकॉर्डिंग करता हूं। ठीक है, चलो भाई, बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि भाई सही बात है, मेरा नहीं पल्ले पड़ता होगा, क्योंकि मेरा हर किसी को पल्ले पड़ता भी नहीं है और पढ़ना चाहिए भी नहीं। जिसका अगर हर किसी को पल्ले पड़ गया तो वो पढ़ाई बिगाड़ रहा है, ठीक है, वो बेकार ही पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर हर किसी को आ गया, सोचो गधे घोड़े सबको समझ आ गया, तो फिर क्या पढ़ाया गया होगा? ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना जिसमें दर्द महसूस हो, ठीक है, घर जाके रिवाइज करना पड़े, ठीक है। तो मेरे को उसकी ये बात अच्छी लगी। फिर मैंने कहा पहाड़े याद है ना? पहाड़े याद है, वर्ग याद है ना? याद है, घन याद है नहीं? याद है। तो टाइम बचा के कर क्या रहे हो? आपको पता है, जो लोग ऐसे टाइम बचाते हैं, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कल आपकी क्लास नहीं है, ठीक है वैसे, ठीक है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग यही समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कल क्लास नहीं है, तो पता आप में से कई बच्चे तो ये खुश होंगे, चलो कल क्लास नहीं है, अब मैं 2.5 घंटे बैठ के सी सेट की तैयारी करूंगा, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कई लोग क्या करेंगे, आज तो 2.5 घंटे पहले ही बचे हुए हैं, वो सुबह उठेंगे ही 1.5 घंटा लेट, क्योंकि उन्हें पता आज तो हमारे 2.5 घंटे बच रहे हैं, उठेंगे 1.5 घंटा लेट, रील 1 घंटा ज्यादा देखेंगे, ठीक है। इसी गलत फहमी में कि 2.5 घंटे ज्यादा थे, बर्बाद करेंगे 4 घंटे और पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम बचाना है, फिर काम भी करना है। ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल, क्रम गुणित मान। पढ़ा था ना हमने फैक्टोरियल, तो बेसिक नॉलेज आप सबको फैक्टोरियल के, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, जब हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल, यानी कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर जो आता है वो एन फैक्टोरियल। जैसे अगर वो कहेगा 4 फैक्टोरियल, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो कितना हुआ? आपको कम से कम 5 फैक्टोरियल तक तो याद होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 6, 7, 8 भी याद है तो बढ़िया, बट 5 तक तो मिनिमम याद होना चाहिए, ठीक है। 120। एक मैंने आपको बोला था कि ये बस याद रख लेना एक्सेप्शन, 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ये हम बात पहले कर चुके हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल होता क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ज्यादा कॉमन तरीका ये होता है लिखने का। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखने का फायदा, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू ये पूरा, क्योंकि जहां रुकोगे वहां फैक्टोरियल लगा दो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू, तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे देखो एक एग्जांपल और दो, मान लो कहीं पे आ गया 10 फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8, जहां मन करे रुक जाओ और फैक्टोरियल लगा दो। क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8 से लेकर 1 तक, रिवर्स ऑर्डर। ये समझ आ गया ना सबको? तो जो नोट कर रहा नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। और जिन्होंने अगर अगले साल पेपर देना हो तो वो टेस्ट सीरीज जरूर दें। किसी का 2 साल बाद है वो थोड़ा लेट कर सकता है, बट जिसने अगले साल पेपर देना तो स्टार्ट गिविंग टेस्ट, चाहे कुछ ना आता हो। ठीक है, बट टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, और टेस्ट की एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाई थी कुछ 44 मिनट की, यार वो अब हटा दी गई यूट्यूब से, क्योंकि जिस कंपनी में था उसको छोड़ दिया उन्होंने, हटा दी वो वीडियो। वरना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात करी थी कि टेस्ट की एनालिसिस करनी कैसे चाहिए। ठीक है, और कैसे टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। मान लो सीसेट का पेपर दे रहे हो 2 घंटे का, तो इसकी एनालिसिस कैसे होगी? क्योंकि मेरा मानना है 2 घंटे के पेपर को एनालाइज करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, और मैंने देखा बच्चा पेपर 2 घंटे में आता है, एनालिसिस वो आधे घंटे में कर लेता है। ठीक है, और एनालिसिस करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ उन क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए जो हमारे गलत हुए हैं। ऐसा नहीं है, गलत को भी, सही को भी, और जो छोड़े हैं उनको भी। अब उसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो किसी दिन होगा तो मैं उसकी भी बात कर लूंगा। ठीक है, बट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट और टेस्ट एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो 2 तरह के बच्चे होंगे, एक होंगे जो मॉक टेस्ट देंगे और वो 50-50 मॉक टेस्ट देंगे, और दूसरा होगा जो सिर्फ 15 मॉक टेस्ट देगा, बट उन 15 को इन एंड आउट एनालाइज करेगा। और अगर मुझे बताना हो कि कौन पेपर में ज्यादा नंबर लाएगा, तो मेरे को लगता है उसकी प्रायिकता ज्यादा है जिसने 15 टेस्ट दिया और एनालाइज करा। क्योंकि वरना तो 50 का, फिर तो 150 भी दे दो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि आपने देखो कि बहुत सारे लोग हैं मॉक देते रहे पर उनका स्कोर ही नहीं बढ़ रहा होता। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि मॉक पे काम नहीं करा जा रहा ढंग से। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या होगा। मान लो कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब जरा ध्यान से समझना। मान लो मैंने आपको बोला 10 फैक्टोरियल बटा में 7 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, अब ये कट जाएगा। अब 10 इंटू 9 90 इंटू 8 720। चलो एक नंबर लिख रहा हूं, एक बार सॉल्व करो, बताना आंसर क्या है। 8 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, और यहां गुणा में भी है 3 फैक्टोरियल। करो एक बार सॉल्व। नीचे 2 नंबर लिखे हैं वो गुणा हो रहे हैं, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, कितना? 56। 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैं 5 पे क्यों रुका हूं? क्योंकि नीचे 5 है, तो ये कट जाएगा। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6। अब 8 इंटू 7 56, तो आंसर 56। समझ आ गया सबको? सो आंसर है 56। सो ये हमने बेसिक फैक्टोरियल के बारे में समझ लिया, इतनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आगे आते हैं जो हमारा चैप्टर अब शुरू हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी कि गिनने के कुछ 2 प्रिंसिपल है जिस पर पूरी काउंटिंग डिपेंड करती है। पहला प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं एंड प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं और सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि ये एंड, इसी एंड को बोला जाता है और। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो मुझे 2 काम करने हैं। पहला काम करने के मेरे पास सपोज 4 तरीके हैं, दूसरा काम करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, और मुझे दोनों काम करने जरूरी हैं। तो टोटल तरीके कितने होंगे? पहला काम करने के 4,
दूसरा काम करने के 3, दोनों करने जरूरी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 12। सो टोटल तरीके होंगे 12। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको पता है जब मैंने 2011 में पहली बार ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन कराया। मैंने बोला ए से बी जाने के 4 रास्ते, बी से सी जाने के 3 रास्ते, ठीक है। तो ये मैंने पहले बैच में डिस्कस करा, मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, उसी साल पेपर में भी यही आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्यों मैच कर जाता है? वो इसलिए मैच कर जाता है क्योंकि ये बेस एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। एनसीईआरटी में वैसे डिस्कस हो रहा होता है और वो कहीं ना कहीं जहां टॉपिक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू। इसीलिए मैंने बोला था अगर क्रमचय संचय अगर पढ़ना है किसी को तो बेसिक पढ़ना तो कौन सी क्लास? 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास में ही टॉपिक एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। उसके उदाहरण पहले कर लो, वो ज्यादा हेल्प करेगा। किसी को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो एक्सरसाइज भी करो, इट विल हेल्प यू, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं इस टॉपिक। तो आपको फायदा होगा अगर आप एनसीईआरटी किताब से वो कर लोगे 11वीं क्लास का टॉपिक, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर कोर्स 10वीं तक का है, बट 11th क्लास में एक टॉपिक ये क्रमचय संचय जो आपको करना है। अब क्वेश्चन आप ए पे खड़े हो, ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं, बी से सी जाने के, अब आप बोलो ए से सी जाना आपको, तो टोटल कितने रास्ते? तो ए से सी जाना तो पहले बी आना पड़ेगा, तो ए से बी आने के कितने रास्ते? बी से सी आने के, ये काम भी करना ये काम भी करना, सो टोटल 12। सो आंसर है 12 वेज, आंसर है 12 वेज। तो मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एक शर्ट खरीदनी है और एक जीन्स खरीदनी है। तो शर्ट के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, सपोज रेड, ग्रीन, व्हाइट, और जीन्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ब्लू, ब्लैक। सो मैं कितने तरीके से एक शर्ट और एक जीन्स खरीद सकता हूं? शर्ट खरीदने के कितने तरीके? 3। जीन्स खरीदने के, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 6 तरीके होंगे। कौन से? पहला तरीका हो सकता है रेड शर्ट के साथ, दूसरा हो सकता है रेड के साथ, तीसरा हो सकता है ग्रीन के साथ, चौथा हो सकता है ग्रीन के साथ, पांचवा व्हाइट के साथ, ब्लू और व्हाइट के साथ। ये 6 तरीके, ये समझ आ गया सबको? सो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पहला काम करना है उसके n तरीके, दूसरा काम करना है उसके n तरीके, और दोनों करने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, दोनों करने जरूरी है। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है मल्टीप्लाई कब आता है, प्लस कब आता है। मल्टीप्लाई तब आएगा जब पहला काम करना भी जरूरी हो और दूसरा काम भी करना जरूरी हो, सो तब मल्टीप्लाई। ये समझ आ गया सबको? दूसरा प्रिंसिपल होता है, तो ये पहला प्रिंसिपल एक बार पढ़ के आप देख लो क्या लिखा है, नोट आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ के देख लो, समझ आना चाहिए क्या है। तो पहला काम करने के m तरीके, दूसरा काम करने के n तरीके, बट उसमें क्या लिखा आगे देखो, यदि एक कार्य m विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है और दूसरा कार्य जो पहले से स्वतंत्र है, यानी कि वो पहले पे नहीं डिपेंड कर रहा, पहले के अपने तरीके हैं, दूसरे के वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तब ऐसा होगा। तो पहले के m तरीके, दूसरे के n तरीके, दोनों के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? m मल्टीप्लाई बाय, और दोनों को करना हो, ये ध्यान रखना। चलो, एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहला काम करने के m तरीके, दूसरा काम करने के n तरीके, और अब क्या है, या तो पहला करना है या दूसरा। यानी कि अगर क्वेश्चन में सेंस आएगी और की, और मतलब या, यानी कि पहला या दूसरा, तब हम प्लस का यूज करते हैं, m प्लस n o। यानी कि मान लो मैं आपको बोलता, मैं आपको बोलता हूं आप बी पे खड़े हो, सी पे जाने के 4 रास्ते, ए पर जाने के 5 रास्ते, आप कहां पे खड़े हो? आपको बोला या तो ए पे जाना है या सी पे जाना है, तो कितने तरीके हैं? आप बी पे खड़े हो, या तो इधर जाना है या, तो टोटल कितने? 9 तरीके। जैसे मैंने अभी शर्ट और जीन्स का एग्जांपल लिया था, मान लो मैं बोलता हूं शर्ट खरीदने के 3 तरीके, जीन्स खरीदने के 2 तरीके। अब मान लो मैं आपको बोल दो मुझे कोई एक ही चीज खरीदनी है, तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 5, 3 प्लस 10, 5।
सो जब भी पहला या दूसरे की बात होगी तो ऐड होगा, पहला और दूसरा होगा तो, जैसे देखो मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक सेकंड यहां पे उससे, अब मैं कहता हूं आप ए पे खड़े हो, अब आपको डी पे या ई पे पहुंचना है, तो कितने रास्ते हैं? क्वेश्चन है डी पे या ई पे पहुंचना है, कितने रास्ते? अब देखो मैंने बोला डी या ई, पहले क्वेश्चन सिर्फ डी का सोचो, अभी भूल जाओ आगे का क्या, डी पहुंचना है। अब डी पे पहुंचने के लिए ए से पहले बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा, और सी से डी पे जाओ, तो डी जाने के लिए पहले ए से बी जाना पड़ेगा, और ए से बी जाने के फिर बी से सी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम भी करना है, ये भी तो गुणा, फिर सी से डी पे जाना है, तो डी पे जाने के कितने रास्ते हैं? आपको ई पे अगर पूछा जाता तो ए से बी जाने के, बी से सी और सी से ई, तो कितने? ई जाने के 24, डी जाने के 48, यहां जाना है या यहां जाना है, यहां पे ही आंसर। अब किसी का 13 आ रहा था, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आंसर आया 13, क्योंकि 3 4 4 2 जोड़ दिया होगा। पेपर सेटर भी तुम्हारे लिए ऐसी ऑप्शन बनाता है क्योंकि उसे पता है कि ये 3 4 4 2 दिखाई दे रहा है इनको। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, तो आपको ये देखना होगा पूछ क्या रहा है। जब भी या वाली सेंस आएगी तो हमें जोड़ना है, और वाली सेंस आएगी हमें गुणा कर। ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन तो ठीक है, बहुत बार आप फंसोगे भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना मर्जी पढ़ लो उसके बाद भी आप गारंटी नहीं कर पाओगे कि आप सारे सही करोगे। जैसे प्रतिशत है, आपको पता है पढ़ लोगे पूरे मार्क्स ले सकते हो, लाभ हानि है पूरे मार्क्स ले सकते हो, साधारण ब्याज पूरे मार्क्स, चक्रवृद्धि ब्याज पूरे मार्क्स, मार्क्स ही नहीं कटेंगे। बट इस टॉपिक में कोई गारंटी नहीं, ठीक है, ठीक, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है और डोमेन बहुत बड़ा है। अब करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने, हर कोई अपना अपना ट्राई करो, आंसर कोई मत बोलना। अब तुमने बेसिक सीख लिए तो मेरे हिसाब से अब ये सवाल होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने डायग्राम बना दिया। सो पहला क्वेश्चन, एक्स से जेड जाना है, कितने रास्ते होंगे? एक्स से जेड जाना है तो पहले एक्स से वाई जाना पड़ेगा और फिर वाई से, तो 4 × 3। सो पहले पार्ट का आंसर 4 × 3। ये समझ आ गया सबको? दूसरे पार्ट, अगर आप वाई पे खड़े हो, या तो एक्स पे जाना है या तो 4 जमा सो पहले पार्ट का आंसर 12 दूसरे के साथ। ये समझ आ गया ना सबको? कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना। बहुत मेहनत करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पीपीटी बनाई गई है कि तुम्हें पढ़ाना भी सब कुछ है, ठीक है, और टाइम भी कुछ है, ठीक है, बट मैं कोशिश करिए कि मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाएं, ठीक है, और मिनिमम पॉसिबल क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर कोई सारे पार्ट गिनेगा तो हो सकता है हमारी क्लास के 70-80 सवाल हो जाएंगे, बट इससे कम में क्रम से संचय आएगा भी नहीं, ठीक है, इतना पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अभी सिर्फ पहला पार्ट सोचना, दूसरे पे नहीं जाना, सिर्फ पहला पार्ट सोचो, आपके हिसाब से आंसर होना क्या चाहिए। क्वेश्चन क्या मैं समझाता हूं। बोला क्या, मन अटेम्प्ट्स 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मान लो एक पेपर देने जाता है जिसमें 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन की कितनी ऑप्शन है? ऐसे 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कितने तरीके से वो पेपर अटेम्प्ट कर सकता है जब उसे सारे क्वेश्चन करने हैं। सीसेट में भी 4 ऑप्शन आती हैं, ठीक है। अब मान लो 3 आती हैं,
4। शुक्र है मैंने कहा ऑप्शन बताएं, क्योंकि कई ऐसे भी हो सकते हैं, कहें सर अभी तो हमें पहला साल है, हमें ये भी नहीं पता ऑप्शन कितनी आती है। ठीक है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं देखे होते। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होता कि मेरा पहला साल है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने ही चाहिए। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है कि हम पहला साल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखे हमने अभी तक, वो देखने जरूरी है, एटलीस्ट लास्ट साल का पेपर देखो। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, अभी एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर चाहे मेरे मॉक टेस्ट में 7 ही नंबर आए, बट मैं पूरा पेपर ईमानदारी से करता हूं। बिल्कुल चाहिए, ये मार्क्स किसी को दिखाने दौड़ना है। 80 में से 7 आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं, 7 है 70 है, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है अगर फाइनल पेपर नहीं निकला। ठीक है, तो जो करो वो जेन्युइनली करो, खुद को पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शन, वो कह रहा है 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितने तरीके से करा जा सकता है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कितने तरीके, पहला क्वेश्चन करने के, दूसरा क्वेश्चन करने के, तीसरा क्वेश्चन करने के, चौथा करने के, पांचवा करने के, पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, पांचवा, सारे करने जरूरी है। तो क्या आएगा बीच में, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, और सबको गुणा। क्या आएगा ये, अब आधों से गुणा नहीं होगा। ठीक है, कितना, ये 4 की पावर 5 है, 2 की पावर 10। मैंने बोला था 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए, ये देखते ही पता होना चाहिए। 1024 कितने तरीके, सो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1024। समझ आ गया पहला पार्ट। क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने, तो आप कितने तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन की कितनी ऑप्शन, 4, दूसरे की भी, ऐसे करते करते हर किसी की 4, तो मल्टीप्लाई। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जरूरी नहीं है सारे करके आने, असलियत में तो यही होता है ना, हम छोड़ के भी आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन कर भी सकते हो और आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, तो कितने तरीके हैं। अच्छा बताना, पहला क्वेश्चन करने के कितने तरीके, 4 नहीं 5। पहला क्वेश्चन करने के अब कितने तरीके हो गए भाई, 5 क्यों है, मान लो पेपर में ऑप्शन आई A B C D, एक आंसर तो A हो सकता था, एक B हो सकता था, एक C हो सकता था, एक D, और एक वो भी तो होगा जो कुछ करके ही नहीं आया। अब पहला क्वेश्चन करने के कितने तरीके, दूसरा करने के भी, तीसरा, पांच की पावर 5, तो ये आएगा 3100। समझ आया। अब क्वेश्चन छोड़ना भी तो एक ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है A B C D, बट आप क्वेश्चन छोड़ भी तो सकते हो, तो टोटल कितने तरीके हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, 5। ये समझ आया सबको, किसी को डाउट हो पूछ लेना, बट क्वेश्चन समझ आए सारे हमें। नहीं आया, कौन कह रहा नहीं आया, जिसको नहीं आया हाथ खड़ा करो, तभी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको नहीं आया, ठीक है। अच्छा मान लो, एक सेकंड में मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको एक पेपर दिया, आपने देखा कुछ क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें 2 ही ऑप्शन है, क्या है, ट्रू और फॉल्स। मान लो मैंने आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए। ठीक है, किसका डाउट, हाँ आप, अब मेरे को बताओ, मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, या तो तुम्हें आता नहीं होगा, तो या तो तुम आंसर क्या मार्क करोगे, ट्रू या फिर फॉल्स, या तुम कहोगे सर मुझे आता ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं, 3, क्योंकि मैं इसका आंसर ट्रू भी मार्क कर सकता हूं, फॉल्स भी मार्क कर सकता हूं, और सो पहला क्वेश्चन करने के कितने तरीके, ऐसे दूसरे क्वेश्चन के, तीसरे क्वेश्चन के, चौथे क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के 3 तरीके। क्यों, क्योंकि या तो मैं उसका आंसर T मार्क करूंगा, या मैं उसका आंसर F मार्क करूंगा, या फिर मैं क्वेश्चन छोड़ ही आऊंगा। सो क्वेश्चन को करने के कितने तरीके, पहले के भी 3, दूसरे के भी 3, तीसरे के भी 3, चौथे के भी 3, और वो कह रहा है चारों के टोटल तरीके बताओ कितने। सो 3 × 3 × 3 × 3 क्या आ गया। इस क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि क्वेश्चन की ऑप्शन कितनी है, तो 4 तो ऑप्शन हो गई, और एक वो भी है छोड़ने वाली, तो कितनी हो गई। तो पहला क्वेश्चन करने के, दूसरा करने के, तीसरा करने के, चौथा करने के, और 5वां करने के।
एक सेकंड आप देखो, मान लो यहां पे दो ही क्वेश्चन होते, दो क्वेश्चन होते, मुझे बताना कितने तरीके हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आप कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। सो पहला क्वेश्चन करने के 3, दूसरा क्वेश्चन करने के, तो टोटल तरीके। अब कोई जानना चाहता है वो 9 कौन से होंगे। मान लो आपकी क्लास के 9 बच्चे हैं, देखो क्या क्या अटेम्प्ट कर गए। पहला करके आया, सबका आंसर टीटीटी। एक बच्चा ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा ना, एक टीटीटी और एक, अच्छा एक ऐसा होगा, मान लो टीटी एफ, एक ऐसा होगा टी एफ टी, एक ऐसा होगा एफ, ऐसा होगा ना, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, एक सेकंड में यहां लिख रहा हूं, एक बच्चे ने कर दिया, एक सेकंड इसको हटा देता हूं, तुम ए बी सी डी, एक हो सकता है एफ एफ टी, एक हो सकता है एफ टी एफ, एक हो सकता है टी एफ एफ। कितने होगा ये? 8। 9वां कौन सा होगा? 9वां कौन सा होगा? अच्छा अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन लिए थे ना, ये तो मैंने 3 में बना दिया, 3 के ज्यादा हो जाएंगे, नहीं तो फिर केस लिखने में टाइम लगेगा। तो पहले 2 के ही करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन लिए थे ना मैंने, तो 2 का करते हैं। 2 में एक होगा टी टी, और क्या होगा एफ एफ, और क्या होगा टी एफ एफ टी, ठीक है। एक होगा टी छोड़ आया, ऐसा भी तो होगा, एक एफ, एक छोड़ आया, छोड़ आया, और एक, कितने हो गए? देखो 9 आंसर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई बता हो सकता है? कोई। तो यही वो बस पूछ रहा था कितने तरीके हो सकते हैं। यानी कि अगर 9 से ज्यादा बच्चे होते तो गारंटी है किसी ना किसी की शीट रिपीट करेगी, क्योंकि 9 ही तरह की आंसर शीट हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा हो सकता है जिसने दोनों क्या मार्क करे होंगे, एक ने, तो बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसने यही पूछा। देखो आपको सिंपल करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन, आप ये सोचो जो भी वो क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो उसमें मेरे को कई काम करने हैं, तो पहले सोचो पहला काम करने के कितने तरीके। मान लो उसने बोला था 5 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा था अटेम्प्ट करना जरूरी है, इसीलिए कितनी ऑप्शन थी? 4। बट सेकंड में वो कह रहा है क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, तो कितनी ऑप्शन है? 5। समझ आ गया आप सबको? सो पहले पार्ट का 1024 और दूसरे का 3125। अब आते हैं नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन। अब आपके पेपर में सबसे पहले एक कैटेगरी मिलती है नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन वो आपको दे देगा और नंबर्स की बात हो रही होगी। अब नंबर्स में हमारा जो सिस्टम होता है, हमारे पास जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर 9 तक। कितने डिजिट्स है? 10। तो हमारे पास 10 अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है। अब मान लो कोई आपसे ये पूछता 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? सपोज ये क्वेश्चन पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर? दो। ये 3 अंक कहां है इसमें? मैं कह रहा हूं कोई नंबर बताओ जो 3 डिजिट का हो और सबसे छोटा हो आपके हिसाब से। अच्छा एक नंबर है 58। 58 में कितने डिजिट है? 2। मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए। 58 के बाद 59, 60, 61, 62, सारे 2 डिजिट के हैं। कभी ना कभी तो 3 डिजिट का भी आएगा। मान लो 95, 95 के बाद 96, 97, 98, 99, अगला 100। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100। कोई कह रहा है 99, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक बैच में मेरे को एक बच्चे ने बोला सर ये तो 3 डिजिट का है, 0 आगे लगा दिया, ठीक है। मैंने कहा फिर तो ये 4 का भी है, ध्यान से देख, ठीक है, ठीक है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, देखो अगर मेरे पेपर में क्वेश्चन आ जाता 3 अंकों की कितनी संख्याएं, मैं अपनी नॉलेज से कैसे करता? मैं अपनी नॉलेज से ये सोचता सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का कौन सा होता है और 3 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा होता है। अब कितने नंबर हैं? 100 से 999 कितने नंबर? कितने नंबर है?
अब कई लोग बोल रहे हैं 899, गलत, 900। इसमें से इसको घटाया 899 आया, बट ये भी एक नंबर होता है, यानी कि टोटल 900 नंबर है। भाई अगर कोई आपसे कहेगा 14 से लेकर 16 तक कितने नंबर है, तो तुम क्या 16 और 14 घटा के 2 बोलोगे? 14, 15, 16 कितने नंबर? इसमें से इसको घटा के एक जोड़ते भी हैं, ठीक है। मैं तो पता नहीं, जब छोटा होता था और मेरे को कोई भी किताब पढ़नी होती थी, मैं पता सबसे पहले उसका इंडेक्स देखता था। और इंडेक्स में मान लो कोई चैप्टर शुरू हो रहा है 16 से लेकर 27 पेज नंबर तक, मैं सबसे पहले देखता कितने पेजों का है, कितना दर्द देने वाला है ये, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ा नहीं, मैं मैथ्स अपनी लाइफ में कैसे यूज करता था मुझे पता है। अगर स्कूल के पेपर में 4 चैप्टर आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले जाके इंडेक्स चेक करता था। अब देखता था इस, मान लो ये पहला चैप्टर शुरू हो रहा है पेज नंबर 1 से जा रहा 19 तक, दूसरा शुरू हो रहा है 20 से जा रहा 42 तक, तीसरा शुरू हो रहा है सपोज 43 से जा रहा 48 तक, चौथा शुरू हो रहा है मान लो 49 से और जा रहा है सपोज 70 तक। अब पेपर में पता चला ये चैप्टर आ रहा है 10 नंबर का, ये चैप्टर आ रहा है सपोज 12 नंबर का, ये चैप्टर आ रहा है 10 नंबर का, ये चैप्टर आ रहा है सपोज 6 नंबर का। तो मैं देखता था इसके पेज कितने हैं, 6 आता है, तो मुझे वैसे भी कोई नहीं है, बस सब में ही खत्म हूं। पर अगर मुझे पढ़ना है कोई पहले तो मैं कौन सा पढ़ूंगा, तो ये 6 पेज ही मुझे कितने नंबर दिलवा रहे हैं। सिर्फ मैथ्स पढ़ना थोड़ा रियल लाइफ में भी यूज करना, क्योंकि ये हमें पता होता था कि इस चैप्टर की कितनी वेटेज है। अब मुझे इंडेक्स में पता चल जाता था ये कितने पेज का है, 6, मैं देखता था नंबर कितने हैं 10, यानी कि 6 पेज पढ़ने में कितने नंबर मिलेंगे, तो मैं हिसाब लगाता था पर पेज के 1.66, तो इसका पेज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले कौन सा पढ़ूंगा, चैप्टर नंबर 3, तो मैं ऐसे बनाता था अपने, बट पेज तो गिनने आने चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं इसमें, तो 100 से 999 कितना नंबर, 900। तो करेक्ट आंसर है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 900। 3 अंकों की कितनी संख्या है, 900। अब इसको समझते हैं कि काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे सॉल्व करता है। जैसे क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, ठीक है। अब काउंटिंग प्रिंसिपल में हम इसको कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं डैश डैश डैश, कितने डैश, 3, क्योंकि मुझे 3 अंकों का नंबर बनाना। अब हम ये बोलते हैं पहला अंक भरने के कितने तरीके हैं, हमारे पास 10 डिजिट होती है 0 से लेकर 9, कितने तरीके, 0 से 9 10 होते हैं ना, बट 0 नहीं आ सकता, तो कितने तरीके, पहला काम करने के 9 तरीके, दूसरा काम करने क्योंकि 0 से 9 तक कुछ भी, तीसरा काम करने के जब 3 अंकों का लिखना है तो ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो क्या आएगा बीच में, सो 9 इंटू 10 इंटू 10, सो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 900। समझ आया सबको। देखो आपसे पूछा गया 3 अंकों की कितनी संख्याएं, जब भी वो आपसे पूछेगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं, ये जितने भी अंकों की, तो उतने डैश बना लो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना कैसे करते हैं, मान लो उसने आपको बोला 4 अंकों की कितनी संख्या, कुछ नोट मत करना, भी समझना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे 4 डैश, ये ध्यान रखना जब भी आप 4 डैश को भरे हो, ये वाला डैश 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर 4 अंकों का रहेगा ही नहीं नंबर, तो वो 0 नहीं हो सकता। एक तो ये ध्यान रखना, पहली बात ये ध्यान रखना कि ये 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात ये ध्यान रखना जब भी आप इन डैश में लिखते हो कितने कितने तरीके हैं, हमेशा यहां से लिखना शुरू करना, लेफ्ट टू राइट, पहले इस डैश को भरना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। सो हमेशा कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट। बट इस लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, इस लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में मैं एक स्टार मार्क कर रहा हूं, यानी कि कभी कभी हमारा ऑर्डर बदल सकता है। वो कब बदलेगा, जब कोई कंडीशन आ जाएगी क्वेश्चन में। जैसे वो क्या दे देगा, वो बोलेगा 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें दाई अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन किस पे डाल दी, दाई अंक पे। तो अब मैं पहले किसे भरूंगा, दाई अंक, क्योंकि अगर किसी पे कंडीशन आ गई तो पहले आपको वो भरना पड़ेगा जिसमें उसने कंडीशन डाली। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अभी कई क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अगर क्वेश्चन आता है 4 अंकों के कितने नंबर है, तो सबसे पहले कितने डैश, 4। ये वाला डैश कभी भी 0, हमेशा कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अगर कोई कंडीशन आ गई तो फिर हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा।
जिसपे कंडीशन आ गई वो पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कि जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता तो रिपीटेशन यानी कि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति होती है, डिजिट रिपीट कर सकते हैं। भाई 777 भी तो एक नंबर है, बात अलग है, उसमें 777 रिपीट कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो समझ जाना डिजिट रिपीट कर सकते, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये समझ आ गया सबको? अब एक बारी सबसे पहले जो ये क्वेश्चन था, एक बारी दोबारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्या है? तो मैंने कितना डैश बनाया? 3। यहां पर 9 क्यों आया? समझ आया क्यों आया 9? हमारे पास तो 10 डिजिट है बट 0 नहीं आ सकता, तो 9। यहां पर 10 कोई भी डिजिट आ सकते, और यहां पर 10 कोई भी डिजिट। सो 9 इंटू 10 इंटू 10 कितने हैं? 900। ये समझ आ गया? अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं अगर अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। अब डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करा जा सकता, कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकता। आप बताओ पहले अंक को भरने के कितने तरीके हैं? 9 क्यों? 9 क्यों? 10 क्यों नहीं? 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल सही। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, पहले वाले में कितने ऑप्शन? 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब यहां पर 10, ठीक है ना? 10 गलत। कोई एक अंक यहां यूज हो गया, टोटल कितने अंक थे तुम्हारे पास? 10, उनमें से एक तो तुमने कोई यूज किया होगा यहां, तो यहां कितने बच गए? 8 कैसे होंगे? 9। कोई एक ही अंक तो यूज करा होगा, वैसे यहां कितनी ऑप्शन थी, बट एक तुम यहां यूज कर चुके तो इसलिए कितनी हो गई? अब यहां कितनी ऑप्शन? क्योंकि एक अंक यहां यूज कर लिया, एक अंक यहां यूज कर लिया, 2 यूज हो गए 10 में से, तो बचे कितने? सो 9 इंटू 9 इंटू 8, करेक्ट आंसर 648। यानी कि 648 ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट, मन करे तो घर जाके 100 से लेकर 999 तक गिनती लिख लेना और जाके गिन लेना। 648 ऐसे नंबर होंगे जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति, ये गिनना ना पड़े इसीलिए ये पढ़ते हैं, ठीक है, वरना आपको ऐसे गिनना पड़ता जो कि एक मुश्किल काम होता, बट ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कैसे आया। देखो उसने बोला था 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। यहां 9 क्यों आया ये समझ आना चाहिए, क्योंकि शून्य नहीं आ सकता। 10 तरीके होते हैं भरने के 0 से 9 तक, बट 0 नहीं लिख सकते, तो 9 तरीके। यहां 9 क्यों आया? क्योंकि यहां 10 तरीके थे बट कोई एक अंक तो यहां यूज हो चुका है, तो यहां कितने? 9। अब एक अंक यहां यूज हुआ, एक अंक यहां यूज हुआ, 2 अंक तो यूज हो गए, तो यहां कितने बचे? सो 9 इंटू 9 इंटू आंसर 600। तो जो नोट करना नोट कर लो, अगला क्वेश्चन अब मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा, ठीक है। सो पहले पार्ट का 900, दूसरे का 648। चलो इसका खाली फर्स्ट पार्ट करना, अभी सेकंड छोड़ देना, खाली फर्स्ट पार्ट करो। 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं? कौन सी होती है सम संख्याएं? अगर कोई आपसे पूछे सम संख्या कौन सी होती है, कैसे बताओगे? कोई भी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल
अच्छा देखो, अब आप सोचो, इनका आंसर बिल्कुल सही है। वो संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए का मतलब होता है शेषफल कुछ बचे ना, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने पूर्णतः विभाजित बोल दिया तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब ये इस बैच में बोला जाए, अच्छी बात है, समझ आ जाए। मतलब आप सोचो, अगर पहली क्लास का बच्चा आ जाए आपके पास, उसे तुम ये बोलो कि पूर्णतः विभाजित हो, घबरा जाएगा वो तो। फिर वो पूछेगा पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब है। तो उसको हम क्या सिखा देते हैं कि आखिरी में, यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर उसे इकाई अंक भी नहीं पता, हम कहते हैं आखिरी वाला अंक देख लियो। ठीक है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, जिस नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा वो हमेशा क्या होगी, सम संख्या। अदरवाइज उनकी डेफिनेशन बिल्कुल सही थी। मतलब अगर और बेसिक पे चला जाऊं तो वो नंबर जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। अब देखो, उसे बोला 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो सम। वैसे हमें हमेशा कहां से भरना होता था, लेफ्ट टू राइट। बट सम होने के लिए कंडीशन किस पे है, इकाई अंक पे। तो पहले इसको भरना पड़ेगा। अब इसको भरने के लिए हमारे पास यही 5 ऑप्शन है, यानी कि इस अंक को भरने के कितने तरीके, 10 नहीं है, अब कितने, 5। क्योंकि 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, और इसको भरने के। अब जैसे इसको भर दिया, वापस से लेफ्ट टू राइट इसको भरने के कितने होंगे। कितने लोग कह रहे हैं, अच्छा बताओ 10, देखते हैं एक बार। कितने लोग कह रहे हैं 10, कितने लोग कह रहे हैं 9। सही आंसर 9। 0 छोड़ के कुछ भी आ सकता है, यहां तो 9 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके, कई लोग बोल रहे 4। 4 क्यों भाई, तो कह रहा 5। सम संख्या के लिए इसका होना जरूरी थोड़ा है। सम संख्या तो सिर्फ इकाई अंक पे डिपेंड करता है। कोई नंबर 7 से शुरू होगा तो क्या सम नहीं हो सकता, 768, 786, 742, 722। तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 10, कुछ भी आ सकता। सो 9 इंटू 10 इंटू 5। वरना कोई ऐसे भी सोच सकता था कि 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, 900। आधी विषम होंगी और आधी सम होंगी। सो 900 का आधा 450, आंसर 450। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन सिंपल है पर हम ऐसे ही डैश बना रहे होंगे, क्योंकि हमने डैश पढ़ा अभी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है भाई, 3 अंकों के टोटल नंबर कितने हैं, 900। आधे सम होंगे और आधे विषम। तो 900 का आधा कितना होता है, 450। ये समझ आ गया सबको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, पर मैं चाहता हूं सोचो तुम एक बार इसको। अब क्वेश्चन है 3 अंकों की कितने, पहला वाला समझ आ गया सबको। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सब सोचो जरा इसको। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1.5 मिनट, जिसका भी आंसर आ जाए और उसे कॉन्फिडेंस हो कि मेरा सही है, फिर बात करते हैं। पर क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़ा सोचना, जल्दबाजी मत करना, दुर्घटना से देर भली। ठीक है, एक आंसर है 100। ठीक है, 315। देखो एक आंसर आ रहा है 100 जो कि गलत है, दूसरा आ रहा है 315 जो कि गलत है। चलो देखते हैं अभी, चलो देख ही लेते हैं एक बारी पहले। चलो एक आ रहा है 100 गलत है, 315 गलत, और बोलो 360 गलत, 405 गलत। 10 आंसर से ज्यादा मौका नहीं दूंगा बैच को, 4 हो चुके हैं। 320 गलत। अब कोई कह रहा 360, लिखा हुआ तो देख लो, 5 हो गए। ये रहा 360, ये लो 243, 300, ये रहा 36 भी, 280। 2 आंसर बचे हैं पूरी क्लास के पास सही करने के लिए। 405 लकी नंबर, ये आया हुआ था। तुम क्लास की ऑप्शन भी खराब करा दोगे। और कोई जिसको अपने आंसर कौन मिला, 350 और 216। बस करते हैं, अब सीख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, पेपर में ऐसे बताएगा नहीं सी सेट में मुश्किल आ गया है। ठीक है, पर मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था
क्या बोला गया? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो क्या है? सम। और अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति, अब समझते हैं जरा इसको। यानी कि डिजिट रिपीट भी नहीं कर सकते और होना भी क्या चाहिए? वो सम संख्या। ठीक है, अब समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी नंबर को सम होना है तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? अब मान लो मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता, मैं कैसे शुरू करता? पहला इकाई अंक भरना है, कितना तरीके? 5, क्योंकि यहां पे क्या आ सकता है? अच्छा आप बताओ, इसको भरने के कितने तरीके? कितने तरीके? कितने लोग कह रहे हैं? 10 तो गलत। ठीक है, 9। अच्छा क्यों 9? क्यों? कोई भी जिसको 9 पे कॉन्फिडेंस है कि 9 सही है, क्यों 9? 0 नहीं आ सकता। बट एक बात बताओ, अगर यहां पर 4 का प्रयोग हो गया था तो अब यहां पर ना 0 आ सकता है और ना 4 भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट तो कर नहीं सकते। तो फिर क्या होना चाहिए? 8 भी गलत है। अगर सोचो किसी ने यही 0 लिख दिया होता तो बस 0 ही तो नहीं आ सकता था। तो प्रॉब्लम ये हुई, अब मैं बता ही नहीं पा रहा वहां 8 होगा या मैं फंस गया। इसीलिए क्वेश्चन मुश्किल है। अभी तक तुम्हारे लिए बहुत काम आसान हो रहा था कि जब तुम इसका केस लिखते थे कि 5 केस है तो तुम यहां के केस आसानी से बता देते। अब तुम फंस गए, क्योंकि अगर सोचो यहां पर 4 आया होगा तो यहां पर कितने तरीके हो गए? 8, क्योंकि 0 भी नहीं आ सकता और 4 भी। बट अगर यहां पर 0 ही आ गया तो यहां पर कितने तरीके होंगे? 9। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि गड़बड़ ये हो रही है कि 0 आ रहा है या 0 के अलावा आ रहा है, उसकी वजह से 2 अलग अलग केस बन रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना पड़ेगा समझो। यानी कि अब मैं 2 अलग अलग केस बनाऊंगा। केस 1, जब आखिरी में मैं मान के चल रहा हूं कि 0 ही आया होगा, और केस नंबर 2 जहां मैं आखिरी में मान के चल रहा हूं कि 2, 4, 6 या 8 में से कुछ आया हो। केस नंबर 1, जब आखिरी में 0 आया होगा तो इसको भरने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? 0। इसको भरने का एक तरीका। अब यहां पे कितने तरीके हैं? 9, क्योंकि 0 ही तो नहीं आ सकता, बस 9। अब यहां पर 8, क्योंकि एक अंक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, तो यहां कितना बचे? सो 9 इंटू 8 इंटू 1, यानी कि 72 ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 0 होता है। 3 अंकों की 72 ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 है, यानी कि वो सम संख्या तो है बट इकाई अंक 0 है। तो 72 नंबर तो ये मिल गए। अब दूसरा केस, जब यहां पर 2, 4, 6 या 8 आया हो, इसको भरने के कितने तरीके? 4। अब मुझे बताओ इसको भरने के, इनमें से कोई एक ही तो अंक यूज किया होगा, सारे थोड़ा ना यूज कर लिए होंगे। मान लो आपने ये वाला अंक यूज करा है। अब यहां पे कितनी ऑप्शन है? 8, क्योंकि 0 आ नहीं सकता, जो अंक यहां यूज करा था वो आ नहीं सकता, तो यहां पे कितनी ऑप्शन? यहां पर एक अंक यहां यूज हुआ, एक अंक यहां यूज हुआ, 2 अंक यूज, तो यहां पे 8 इंटू 8 इंटू 4, 256 नंबर ये है जो 2, 4, 6, 8 मैंने करेंगे। अब 72 नंबर ये, 256 ये, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसीलिए आपस में ऐड हुआ और आंसर 300। 2 बच्चों के आंसर आए थे, एक का 320 था, एक का 336 था, बट बीच का नंबर दोनों के 328 है, वो किसी का नहीं था। ये लो देखो आंसर, किसी का नहीं था, 320 आया था। अब ये मत कहना हमारा ठीक ठीक लगा लो। और मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। तो हो सकता है सी सेट ज्यादा मुश्किल पूछे ना, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सोचना है, हाँ पहले वाले जैसा आसान नहीं है, ठीक है। देखो मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है और मुझे चाहिए क्या? सम संख्या, बट अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। मैंने बोला 0 आ सकता है आखिरी में, या 2, 4, 6, 8 आ सकता है, बट इस बार मैंने केस को स्प्लिट करा 2 अलग पार्ट में, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी अगर मैं लिखता हूं आखिरी में 5 ऑप्शन है तो मैं यहां का पता नहीं लगा पा रहा। तो मैंने 2 अलग केस बनाए, एक केस जब एंड में 0 होगा, दूसरा केस जब 2, 4, 6, 8 होगा। जब 0 होगा यानी कि इसको भरने का एक ही तरीका है। अब इसको भरने के कितने तरीके? क्योंकि यहां पर 0 आ चुका है, अब 0 छोड़ के यहां कुछ भी आ सकता है, तो कितनी ऑप्शन? 9। एक अंक यहां यूज हो गया, एक अंक यहां यूज हो गया, तो कितनी ऑप्शन? 8। सो 9 इंटू 8 इंटू 1 कितना? 7।
जब 2 4 6 8 लिया, इसको भरने के कितने तरीके? 4। जब इनमें से कोई भी अंक आ गया होगा, मान लो मैंने मान लिया कि 8 आया होगा, तो अब यहां कितनी ऑप्शन? यहां 8 बता सकते हो कौन सी है? एक तो 0 नहीं आ सकता और एक 8, तो 2 ऑप्शन कम हो गई, तो कितनी रहेगी? 8। एक अंक यहां यूज हो गया, एक अंक यहां यूज हो गया, कितना यूज हो गया? 2। तो यहां कितना बचे? 8। सो 8 इंटू 8 इंटू 4 200। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम आपके पेपर में सपोज 10 क्वेश्चन आ गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, ठीक है, वैसे तो नहीं आने चाहिए, आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है कई लोगों के लिए। अगर 10 सवाल आ गए तो 7 क्वेश्चन के आसपास आसान होते, बट 3 क्वेश्चन वो बहुत आड़े टेढ़े देगा, ठीक है, ठीक है, वो आएंगे 3, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, बट 7 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे जो आप इजीली कर सकते हो अगर 10 आते हैं। अब ऐसा जरूर नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक भी ना आए, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 3 से 4 सवाल आ रहे होंगे काउंटिंग पे। अगर 4 सवाल आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट मिनिमम 2 तो करके आए, ठीक है, आप 3 कर ले तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बट 4 हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एरिया होगा जहां पे लोग फंसेंगे। और आपको पता है, अब लोगों को लगता है कि सीसैट आसान है, बट सीसैट अपने आप को धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट कर कैसे रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में क्वेश्चन आने शुरू हो गए डाटा सफिशिएंसी वाले, जो आते हैं कि क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट से सॉल्व होगा, दूसरी से नहीं होगा, पहली से नहीं होगा, दूसरी से हो जाएगा, दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो होगा, दोनों का यूज करने के बाद भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक्चुअली में फॉरेन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, बट अब पूछे इंडियन एग्जाम्स में भी जाते हैं, बट कुछ सिलेक्टेड एग्जाम जैसे बैंक वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज्यादा। बट पिछले 2-3 सालों से ये यूपीएससी पूछना शुरू कर रहा है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीसैट का एग्जाम, और ये क्वेश्चंस बहुत टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि वो टॉपिक क्योंकि अब आ रहा है तो वो भी सीखना जरूरी कि कैसे उस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हो गया ना, मैथ्स के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, ओवरऑल पेपर में आप देखोगे मैथ्स के क्वेश्चन 30-32 होते जा रहे हैं, अब 30 के आसपास सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। अब अगर 30-32 सवाल मैथ्स के आ रहे होंगे, जिनमें से 7-8 डाटा सफिशिएंसी के आ गए, 4-5 क्रमचय संचय के आ गए, 12-13 सवाल तो यही हो गए जो वैसे ही वो जोन टफ कर देगा। तो हकीकत में हमारे पास बच कितने रहे होंगे? 20। मैं ये नहीं कह रहा कि 12-13 छोड़ने, हो सकता है उस 12-13 में तुम 5-6 ही करो, बट उस 20 में 16 कर लो, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है कि कैसे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ आ गया सबको, ठीक है। नहीं तो एक बार और सोचना करेंगे बाद में, अगर किसी का डाउट होगा तो डाउट सेशन। सो पहले का 450, दूसरे का 328। करो अब इस क्वेश्चन को। अब कोई आंसर मत बोलना, सिर्फ अपना अपना सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते। कोई आंसर मत बोलना, सिर्फ अपना अपना सॉल्व करो, और मैं जिससे भी पूछूंगा आंसर मुझे उससे चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट बोला गया डिजिट्स है हमारे पास इस बार 1 4 5 7 8 9, इस बार हमारे पास 6 ही अंक दिए उसने। पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट आप बताओ, 4 अंकों की कितनी संख्या, इसको भरने के कितने तरीके हैं? इस अंक को आप टोटल कितनी डिजिट्स दी गई हैं? ये 9 है, गिनो 6, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 6। पहले पे 6 तरीके, दूसरे पे 6 ही अंकों को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति। तो पहले पे भी 6, दूसरे पे भी 6, तीसरे पे भी 6, चौथे पे भी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6,
1200। सेकेंड पार्ट, अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति। अब आप बताओ, पहले भी कितनी ऑप्शन? 10 क्यों नहीं? क्योंकि 10 तो 0 से 9 है, बट उसे अंक ही कौन से दिया हमें? 1 4 5 7 8 9। अंक ही कितने हमारे पास? 6। तो पहले को भरने के कितने तरीके? 6। दूसरे पे क्यों 5? क्यों? क्योंकि कोई एक डिजिट यहां आ चुकी होगी, तो कितने रह गए? 5। इस पे 4 और इस पे 3। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कितना आ रहा है? ये समझ आ गया सबको? थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ते हुए, कईयों को दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझ वाला टॉपिक है, ठीक है, बट इन दर्द से गुजरना पड़ेगा अगर नंबर थोड़े अच्छे चाहिए तो। पर मुझे लगता है अगर एक बार समझ आता है ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ यही तो पता लगाना है कितने कितने तरीके हैं उस काम को करने के, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ ये बताना कितने तरीके हैं। 6 अंक है तो 6 ऑप्शन, 1 अंक भर दिया 5 रह गए, एक और भर दिया 4 रह गए, एक और भर दिया 3 रह गए। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पूरा कर दिया 360। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब बोला जा रहा है 1 4 5 7 8 9, ये 6 डिजिट है, बट मुझे इस बार नंबर बनाना है जो 7000 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? और अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। आप मुझे बताओ, अगर 7000 से बड़ा बनाना है तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? 7 नहीं आ सकता? 7 वाला भी तो है भाई। 7000 से बड़ा 7 से शुरू हो जाए, बन ही जाएगा 7000 से बड़ा। तो 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ। तो कितने तरीके इसको भरने के? बिल्कुल सही, 3 तरीके इसको भरने के। 6, क्योंकि कोई भी आ सकता है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसको भरने के 6, कोई भी आ सकता है ना, इसको भरने के। कर लो गुणा। अब ये गुणा सही कर लेना, कहीं बता ये सब सही कर लेना, गुणा ही गलत कर दिया, क्योंकि पेपर सेटर ऐसे ऑप्शन बनाएगा तुम्हारे लिए। ये समझ आ गया सबको? अब सेकंड पार्ट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सेकंड पार्ट करो, और जिनका हो जाए और उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर सही है, आंसर मत बोला करो जब तक आपसे पूछा ना जाए, ठीक है? आप हाँ 360 कैसे आया? 360 अब देखो बोला कि 7000 से बड़ा नंबर पर अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहां कितनी ऑप्शन? कितनी? 3, बिल्कुल सही। यहां 3 कौन कौन सी है बताओ? 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9, बिल्कुल। यहां पर 6 कैसे हो गई? 6 तो टोटल डिजिट है, एक तो यहां भी यूज करोगे तो बची कितनी? 5। समझ आई बात? यहां पर 3 था, बिल्कुल सही है, बट टोटल 6 अंक थे, उनमें से एक तो यूज कर लिया, तो कितने बचे? यहां पर 6 अंक थे, 2 अंक यूज हो गए, 3 अंक यूज हो गए। कितना आ रहा मल्टीप्लाई कितना? आंसर 180। समझ आया सबको? अब देखो होता क्या, आपने ये बेसिक नॉलेज सीख ली, ठीक है, बट जब पेपर में जाओगे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा ऐसा तो आएगा नहीं। बट इतनी नॉलेज के बाद थोड़ा बहुत अगर वो घुमा फिरा के देखता है तो आपसे होना चाहिए। अब देखो एक बच्चे ने डाउट पूछा था कुछ मॉक टेस्ट का, तो एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? मैं आपको इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन देता हूं और मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको सही करते हैं, ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख लो आप। अंक 0 1 2 3, अंक 0 1 2 3, अंक 0 1 2 3 का उपयोग करके, अंक 0 1 2 3 का उपयोग करके बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए, बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए 200 से 1200 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? क्या कह रहा है? अंक 0 1 2 3 का प्रयोग मतलब का उपयोग करके बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए 200 से 1200 के बीच
कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? डिजिट्स कौन कौन सी हमारे पास? 0 1 2 3। अब कह रहे हैं इससे नंबर बनाने, बट वो नंबर कहां से कहां तक होने चाहिए? 200 से कितने नंबर बन सकते हैं? ऑप्शन दूं या ना दूं? जो आई थी पेपर में, चलो दे देता हूं, क्योंकि मौका की क्वेश्चन वहां दी हुई है, तो तुम भी देख लो। ये 4 ऑप्शन है, जो तुम्हें तुम्हारा आंसर लगे चुन लेना और उसका फिर लॉजिक बताना। जो एग्जैक्ट ऑप्शन है मैं वही दे रहा हूं मॉक में, मैंने नहीं बनाई ऑप्शन, ठीक है, उन्होंने बनाई है तो मैंने वही ऑप्शन आपको दे दी। ठीक, ठीक है। आप एक बारी, जिनका ये डाउट था, आपका डाउट था नहीं? हाँ, अच्छा मुझे बताओ 200 से 1200 के बीच जो भी नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा? आप हाँ बताओ, 200 से 1200 के बीच का कोई भी नंबर कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का भी हो सकता है, 4। ठीक है। सो अब यानी कि 2 केस लेने पड़ेंगे हमें। पहला केस जब नंबर कितने अंकों का होगा, दूसरा केस जब नंबर, ये बात समझ आई सबको? क्योंकि उसने बोला नंबर 200 से 1200 के बीच चाहिए। अब मुझे बता 200 से 999 तो 3 अंकों का है, बट 1000 से 1200 जाओगे तो कितने अंकों का है? अच्छा, अब जब 3 अंकों का है यानी कि मुझे 200 से बड़ा चाहिए, तो यहां पर मैं 0 तो वैसे भी नहीं यूज कर सकता, 1 तो यूज कर ही नहीं सकता, तो क्या यूज करूंगा? तो इसको भरने के कितने तरीके? 2 तरीके। समझ आ गया सबको? इसको भरने के कितने तरीके? वो 2 तरीके कौन से हैं? या तो 2 आएगा या तो, अच्छा इसको मैंने भर दिया, 1 अंक का इस्तेमाल हो गया। टोटल कितने अंक थे? 1 अंक आपने यूज कर लिया, तो यहां कितने बचे? अब यहां पर 4 अंक थे, 1 अंक यहां यूज कर लिया, 1 यहां यूज कर लिया, तो बचे कितने? सो 2 × 3 × 2, 12 नंबर तो ये मिल गए। मान लो मैं पेपर में कर रहा होता है ये क्वेश्चन, मुझे 12 नंबर तो वहां मिल गए। अब मुझे पता कोई ना कोई 4 डेट का भी है, तो आंसर 12 से बड़ा होगा। मैं ये फटाफट ये करने ना लग जाता मैं चेक, पेपर में स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि 12 तो उसी के मिल गए। अगर 12 वहां मिल गए तो कोई ना कोई यहां भी है। वैसे मेरे को एक दिखाई दे रहा है, देखो नंबर कौन सा है? 1023। 1023 आ रहा है और इससे बन भी जाएगा, यानी आंसर 12 से तो बड़ा था, और 12 से बड़ी एक ही ऑप्शन दी है। यानी पेपर सेटर ने ऑप्शन अच्छी नहीं बनाई मेरे हिसाब से, उसको थोड़ी अच्छी ऑप्शन बनानी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि 12 से बड़ी एक ही ऑप्शन है, तो कंफर्म इसका आंसर। अब एक बार ये देखते हैं, जब 4 डिजिट का नंबर आपको चाहिए, वो चाहिए 200 से लेकर कहां तक, तो यहां पे क्या आना है? क्या 2 नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि 2 आएगा तो वो नंबर 2000 कुछ हो जाएगा। यानी कि यहां पर पक्का क्या आना चाहिए? 1। और जब यहां 1 आएगा तो इसको भरने का एक ही तरीका है। अब यहां पे क्या आएगा? 1 कैसे आएगा? 1 तो आ गया, एक ही बार तो 1 आ सकता, बार बार 1 थोड़ा आ जाएगा। अब यहां क्या आएगा? अगर मैं 2 लिखूंगा तो 1200 से बड़ा हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 1300 कुछ हो जाएगा, तो क्या आना पड़ेगा? 0। यानी कि यहां पर कंफर्म है क्या आएगा। तो इसको भी भरने का कितना तरीका? अब बची कौन सी डिजिट? 2 और 3, आपने 0 का भी इस्तेमाल कर लिया। अब बची कौन सी डिजिट? अब एक बार नंबर बनेगा 1023 और एक बार बनेगा, बस 2 ही नंबर थे ये। वैसे देखा जाए तो यहां पर कितनी ऑप्शन आती? 2, क्योंकि 2 और 3 में से कोई भी आ सकता था। भाई यहां पे एक ऑप्शन इसलिए क्योंकि 1 ही आएगा, यहां पे एक ऑप्शन इसलिए क्योंकि 0 ही आएगा। अब बचा क्या था? 2 और, यहां पर 2 ऑप्शन। अब जो 1 बच गया होगा एंड में वही आएगा। सो 1 × 1 × 2 × 1 कितना नंबर? 12 और 2। समझ आया? मुझे सबसे ज्यादा मजा ही पता है डाउट सेशन में आता है। मुझे पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा मुझे डाउट सेशन में आता है। मेरे को अच्छा लगता है कि डाउट सेशन जितने ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, मेरा बस चले, मैं तो एक बैच ही बनाऊं डाउट्स। आपको पता है मैं एक कोचिंग में पढ़ाता था, वहां मैंने उन्हें बोला कि मेरा मानना है, ये मैंने उन्हें बोला कि भाई मेरा मानना है बच्चों को ना पढ़ाने से ज्यादा डाउट पे फोकस करो। तो उन्होंने कहा बच्चों के डाउट ही कहां आते हैं
मैंने कहा मेरे तो बहुत आते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों के भी आते होंगे। उन्होंने कहा नहीं आते बच्चों के डाउट। मैंने कहा मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा तुम्हें ही डाउट लेने का शौक है, और तो कोई टीचर नहीं कहता। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मैं ही ले लेता हूं डाउट। तो उन्होंने कहा ले लो, पैसे नहीं देंगे। मतलब मैं पढ़ाने जाता हूं तो पैसे मिलेंगे, यानी कि मैं प्रतिशत पढ़ा के आऊंगा तो मेरे को सैलरी मिलेगी, पर जब मैं डाउट लूंगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे मत दो, बट पढ़ाने के दे देना, क्योंकि उससे मेरा चलता रहेगा हिसाब। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा जो मेरे को डाउट, क्योंकि एक होता है भैया पैसे तो चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और एक अंदर की आत्मा भी तो है। जब हम डाउट नहीं लेते या मैं बच्चों के डाउट नहीं बढ़ा रहा तो मुझे पता अंदर से क्या लगता है, गड़बड़ हो रही है। अब कई बार क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं होने दो, क्योंकि अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है। पर मुझे लगता है ये गड़बड़ है, डाउट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पता क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा आप डाउट सेशन ले लो पर पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। आपको पता मैं जो बैच पढ़ा रहा था उसमें 350 बच्चे थे। तो हमने डाउट सेशन अनाउंस करा, उन्होंने बोला कि डाउट सेशन है बच्चों के लिए, दैट टू फ्री, कोई पैसे नहीं है, अलग से एक क्लास चलेगी वो डाउट सेशन। आपको पता पहली क्लास में बच्चे कितने आए? 4। अब बच्चे आए 4। अब आप सोचो मैंने मैनेजमेंट से लड़ के डाउट सेशन लगवाए, उसके लिए मुझे बहुत लड़ना पड़ा। इतना आसान नहीं होता किसी कंपनी में, क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं दे रहे, बट उनका रूम तो यूज हो रहा है, उनकी लाइट तो चल रही है, एसी तो चल रहा है, मेरे को पानी देने तो कोई आएगा, ठीक है। उनके कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। बच्चे आए 4। आपको पता है जब मैंने पूरी क्लास ली, एक तो मुझे भी मजा नहीं आया, क्योंकि आप बस एक पार्ट रह गया, ज्यादा नहीं है। अच्छा इसी क्वेश्चन में आंसर बताओ, अगर सभी लड़कियां एक साथ होती तो आंसर क्या होता? करो एक बारी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहां बॉयज की जगह गर्ल्स कर दिया, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन, 4 बॉयज 3 गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। सारी लड़कियां एक साथ, अब क्या करेंगे बताओ, आंसर क्या होगा? 720 आ रहा है, देखते हैं। अब ये सारी लड़कियां एक साथ, तो ये 1 2 3 4 5, और ये लड़कियां आपस में 120 इंटू 6 700। चलो एक बार देख लो, ज्यादा पार्ट तो नहीं है, वरना गई। 2 ही पार्ट है, ठीक है। चलो एक ही पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट करेंगे। इसका आंसर अगर आपके बैच में से सही आता है तो लास्ट होगा, नहीं तो अगला, ठीक है। सो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, चलो 90 सेकेंड। कोई भी बच्चा जिसको कॉन्फिडेंस होगा अपने आंसर पे, वो आंसर बोल सकता है, और पहले 2 लोगों में से ही सही आंसर हुआ तो आखिरी कर लेंगे, नहीं तो फिर एक और करेंगे। 4 लड़के 3 लड़कियां, इस बार क्या बोल रहा है? कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे। लड़कियां एक साथ बैठ सकती हैं, लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। करो, 4 लड़के 3 लड़कियां, कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे। अब देखो कुछ नहीं बोला था तो 7 सीटें वही, ठीक है। सो 4 लड़के 3 लड़के, कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे, ये क्वेश्चन। जिसको भी अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस हाथ कराएगा तो डिस्कस कर लेंगे, बट मौका 2 को ही मिलेगा। एक ही तरीका है, ठीक है। तो एक तो गलत है, तरीके तो ज्यादा होंगे। 144 कैसे आया? 144 नहीं, बट 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों करा? कौन बैठेगा पहली सीट पे? कौन बैठेगा, लड़का या लड़की? लड़की नहीं बैठ सकती पहली सीट पे, बैठ सकती है। अच्छा एक बात हो, पहली सीट पे लड़की बैठ गई तो अब आगे कैसे बैठाओगे?
बाकी 6 सीटों पे 4 लड़कों को बिठाना, कोई ना कोई 2 लड़के एक साथ हो ही जाएंगे। तो पहली सीट पे लड़की तो नहीं बैठ सकती। अरे ये भी हैंग हो गया, मतलब चाह नहीं रहा कि आगे क्वेश्चन हो। ठीक है, ठीक। चलो अब एक बार देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन था कि 4 लड़के और 3 लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकते हैं। जैसे इन्होंने आंसर बोला, पहली बात आपको ये समझ आ जानी चाहिए। जैसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। जब भी वो क्वेश्चन में बोले कि लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, कंडीशन किस पर है? लड़कों पर। भाई लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, तो पहले लड़कियों को बिठा दो। कितनी लड़कियां हैं? अब मान लो G1 G2 G, कितनी लड़कियां? 3। अब 3 लड़कियां, तो 3 लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टर, तो 6 तो यार। अब बिठाना लड़कों को। अब लड़के कहां बैठ सकते हैं? लड़का इस पोजीशन में बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, और यहां भी। यही तो पोजीशन है, क्योंकि लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 क्रॉस के बीच में है, यानी कि यही 4 पोजीशन है। अब इन्हीं 4 पोजीशन में 4 लड़कों को बिठाना, तो आंसर क्या होगा? 4 लड़के 4 पोजीशन ही है, तो कितना तरीके? सो 3 फैक्टोरियल इंटू आंसर 100, जो कि सही आंसर। सो आंसर है 140। बच गए तुम, दूसरा आंसर सही आ गया। अगर ये सही ना आया होता तो एक और क्वेश्चन करते। ठीक है, बट मैं अगली क्लास में इसी से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये इसका सबसे आसान सवाल था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना काफी है अभी ये टॉपिक। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। किसी का डाउट हो तो मैं नीचे पूछ सकते हो। ठीक है।